नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्रिप के एक नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जो हमें सिखाता है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही हमें कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। 2 मई 2018 रामेश्वर शर्मा नाम के एक व्यक्ति जो जयपुर में अपने परिवार के साथ रहते थे, बहुत परेशान थे। उनका बेटा दुष्यंत शर्मा घर से गायब था। रात के 10 बज रहे थे पर दुष्यंत का अभी तक कोई पता नहीं था। अचानक रामेश्वर शर्मा का फोन बजा और कॉल दुष्यंत के नंबर से ही था। उन्होंने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ उनका 28 साल का दुष्यंत, जो इकलौता बेटा था, सुबक सुबक कर रो रहा था। उसने कहा कि पापा इन्हें पैसे दे दो और मुझे बचा लो, वरना ये मुझे मार देंगे। इतना कहते ही एक औरत की आवाज आई जो चिल्ला चिल्ला कर रामेश्वर शर्मा को गालियां देने लगी। उसने कहा कि अगर अपना बेटा वापस चाहिए तो 10 लाख रुपए भिजवाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। रामेश्वर शर्मा ने उस औरत से बात करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, पर तब तक फोन कट गया। परिवार वाले समझ गए थे कि दुष्यंत एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उन्होंने पैसे जुटाने शुरू किए और जैसे तैसे 3 लाख रुपए दुष्यंत के अकाउंट में डाले। एक बार फिर से दुष्यंत के फोन से उस महिला का फोन आया और उसे रामेश्वर शर्मा ने बता दिया कि 3 लाख रुपए डाल दिए गए हैं, कम से कम अब वो दुष्यंत को सही सलामत लौटा दे। ये सुन के महिला ने फोन काट दिया। अब पैसे भी जा चुके थे। अब लग रहा था कि शायद दुष्यंत लौट आएगा। पूरी रात निकल गई, दूसरा दिन आ गया और दूसरा दिन भी आधा निकल गया, पर दुष्यंत का अब भी कोई पता नहीं था। आखिरकार 3 मई 2018 यानी कि दुष्यंत शर्मा के गायब होने के एक दिन बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। घर वाले इंतजार में थे कि बेटे का कुछ पता चले। तभी 4 मई 2018 को एक कॉल ने शर्मा परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। रिपोर्ट दर्ज कराने के एक दिन बाद पुलिस ने दुष्यंत के परिवार को फोन करके जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आने को कहा। पुलिस को एक बॉडी मिली थी। माँ बाप दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा उनके बेटे की लाश पड़ी थी। चेहरे पे चाकुओं से गोदा गया था, इतना कि वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। गला भी काट दिया गया था। शरीर पर मार के निशान थे। दुष्यंत की पहचान उसकी उंगलियों में पहनी अंगूठियों से हुई। दुष्यंत जा चुका था। पुलिस ने जांच शुरू की तो जो कहानी बाहर आई उसे सुन के आप सन्न रह जाएंगे। दुष्यंत को एक लड़की ने मारा था। उसकी हत्या एक डेटिंग ऐप टिंडर की वजह से हुई थी। कैसे, आइए जानते हैं। 27 साल की प्रिया सेठ नाम की लड़की, जो मूलतः राजस्थान के फालना की रहने वाली थी, 21 साल के दीक्षांत कामरा नाम के लड़के से टिंडर पर मिलती है। दोनों में बातचीत होती है, नजदीकियां बढ़ती है और दोनों एक साथ जयपुर में एक कमरा लेकर रहने लगते हैं। दीक्षांत कामरा एक फेल्ड मॉडल था। वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं प्रिया ने दीक्षांत को बताया था कि वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। अभी दोनों को साथ रहते हुए कुछ समय ही हुआ था कि दीक्षांत ने प्रिया को बताया कि उस पे 21 लाख रुपए का कर्जा है। दीक्षांत के पास ये कर्जा उतारने के पैसे नहीं थे। तभी प्रिया सेठ दीक्षांत को एक आइडिया देती है। वो कहती है कि वो लोग किसी अमीर आदमी को प्यार के जाल में फंसाकर उसे बंधक बनाकर उससे पैसे निकलवा लेंगे और बाद में उसे छोड़ देंगे। इस काम में दीक्षांत का एक दोस्त लक्ष्य वालिया भी उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। लक्ष्य अपने घर को अकेला चलाता था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। वो प्रिया और दीक्षांत के साथ क्यों आ गया, इस पर हमें कोई भी साफ जानकारी नहीं मिल पाई है। अब ये तीनों लोग अपने प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। फरवरी 2018 में प्रिया टिंडर पर एक अकाउंट बनाती है और वहां से उसे मिलता है उसका शिकार, विवान कोहली। विवान खुद को दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बताता है। वो बताता है कि उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और ये सब सुनकर प्रिया को लगता है कि विवान उसका शिकार बनने के लिए बिल्कुल सही रहेगा। प्रिया और विवान की बात 3 महीने तक चलती है।
फरवरी 2018 से मई 2018 तक ये आपस में रोज बात करते हैं। आखिरकार 2 मई को प्रिया विवान मिलने का प्लान बनाते हैं। प्रिया उसे कहती है कि तुम मेरे फ्लैट पे मेरे साथ चलना। विवान मान जाता है। 2 मई 2018 विवान प्रिया से मिलता है। प्रिया उसे जयपुर में बजाज नगर के फ्लैट पर लेकर जाती है। जैसे ही विवान फ्लैट में घुसता है उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पहले से ही 2 लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। ये दोनों लड़के थे दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया। उसे अंदर लाकर बिना कुछ सोचे बिना कुछ पूछे प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य उसे जोर जोर से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हमें 10 लाख रुपए दे वरना तुझे मार देंगे। अब जो विवान उन्हें बताता है उसे सुनकर ये तीनों और भी बौखला जाते हैं। विवान बताता है कि उसका असली नाम दुष्यंत शर्मा है। वो दिल्ली का कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है बल्कि जयपुर के ही एक मामूली साधारण परिवार का लड़का है। उसके पास करोड़ों छोड़ो कुछ हजार रुपए भी नहीं है। वो बताता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है। इन तीनों को यकीन नहीं होता तो ये लोग दुष्यंत का आधार कार्ड चेक करते हैं। वो वाकई विवान कोहली नहीं था, दुष्यंत शर्मा था। दुष्यंत को नई नई चीजें ट्राई करने का शौक था। उसने इसी वजह से टिंडर पर अकाउंट बनाकर खुद को एक अमीर दिखाकर प्रिया सेठ से बात की थी। ये सुनकर प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य समझ जाते हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अब उनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। अब प्रिया दुष्यंत के फोन से उसके पिता रामेश्वर शर्मा को फोन करके फिरौती मांगती है। उन्हें गंदी गंदी गालियां देती है। रामेश्वर शर्मा कुछ पैसों का इंतजाम करने को मान जाते हैं, पर प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य समझ चुके थे कि अगर उन्होंने दुष्यंत को पैसे लेने के बाद जिंदा छोड़ा तो वो पकड़े जाएंगे। वहां जयपुर के कोने में रामेश्वर शर्मा अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए भागे भागे फिर रहे थे। जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर रहे थे। वहीं जयपुर के दूसरे कोने में ये तीनों दुष्यंत का सबसे पहले गला दबाते हैं। जब अब भी उसकी जान नहीं निकली तो तकिए से उसका मुंह दबाते हैं। अब दुष्यंत बेहोश था पर जिंदा था। तो उसके बाद प्रिया सेठ किचन से चाकू लाती है और दुष्यंत का गला रेत देती है। इतने में प्रिया का गुस्सा शांत नहीं होता। वो दुष्यंत के शरीर पर 11 बार चाकुओं से वार करती है। उसके बाद ये तीनों उसकी बॉडी को एक सूटकेस में भरकर जयपुर के आमेर में फेंक आते हैं। दुष्यंत की बॉडी पुलिस को 4 मई को मिली, जिसके बाद उसके माता पिता ने बॉडी की शिनाख्त की। जर्नलिस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने प्रिया सेठ से अरेस्ट के बाद एक इंटरव्यू लिया था। जिस तरह से प्रिया उस इंटरव्यू में बात करती है, उसके चेहरे पर पछतावे का एक निशान तक नहीं दिखता। ये है प्रिया सेठ का वो इंटरव्यू। मुझे नाम भी पता नहीं था। टिंडर पे मिला था वो मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम गलत पहचान बताई थी और ये बताया कि बहुत पैसे वाला है। और मैं दीक्षांत साथ में रह रही थी। उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21 लाख का। उसे कोई चाहिए था ऐसा बंदा जिससे पैसे आ सके। तो हमने मिलकर प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था। किसके साथ होगा क्या होगा ये फिक्स नहीं था। लेकिन जब दुष्यंत मिला उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है, तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी। लेकिन बाद में पता लगा कि उसके पास कुछ नहीं है। दुष्यंत के फादर ने आप लोग कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया। ऐसा पैसे ट्रांसफर करने से पहले मार दिया था। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा दीक्षांत से। उसके बाद वो नहीं मरा तो लक्ष्य आया। लक्ष्य ने उसका मुंह तकिए से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद फिर दीक्षांत ने उससे चाकू मंगाया। मैंने उससे चाकू ला के दिया और दीक्षांत ने उसका गला काट दिया चाकू से। हमने एक मीटिंग फिक्स की, हम मिले और उसके बाद कुछ दिन बाद मैं चला गया। तो मैं फोन पर थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी। फिर ये इन्होंने एक फ्रेंड ले लिया यहाँ पे, तो मैं भी आ गया। मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा था। तो 3 मीटिंग ब्रेक में मैं इतना फ्री तो रह नहीं सकता हूँ। तो बस साथ साथ चलते गए, एंजॉय करते गए। मैं थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गई। प्रिया ने बोला कि वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, बासु हॉलीडेज के नाम से। तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। फिर उसके बाद फिर घर गया, मैं वापस आया तो मुझे इनकी सारी हरकतों का पता लग गया। बस मैं मौका नहीं देख पाया कि मतलब मैं भागूं कैसे उस तरह। एट द एंड जब ये दुष्यंत वाले ये जो सीन हुआ, जो भी इतना बड़ा हुआ, उस टाइम पे मेरे को कुछ नहीं पता था। एंड टाइम के समय को प्लानिंग करके बताया। लक्ष्य ने मेरे साथ इस चीज़ को एग्री किया, चलो कर लेते हैं, कौन सा मतलब मरेंगे उसे छोड़ देंगे अगले दिन शाम को 4 बजे। तो हमने हाँ बात की। उसके बाद हम उसको हमने टॉर्चर किया, जो भी ये बयान के अंदर मैंने लिखा है बोला है अपने। एट द एंड मैंने उसने उसका मर्डर कर दिया। सारी प्लानिंग इनकी थी। जो पहले इन्होंने बात किया है चाकू से, वो भी इन्होंने की
प्रिया की थी कि दीक्षांत की थी? 70% प्रिया की थी, 30% दीक्षांत की। प्रिया की पूरी प्लानिंग थी। प्रिया ने पहले दीक्षांत को यही बताया था भी अपने सिर्फ उसको डराएंगे, धमकाएंगे और छोड़ देंगे। सुबह उसको कहा इसको मारना पड़ेगा, तो तुम तीनों फंस जाओगे। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक पहले आपके केस की थी उनको ये बोला कि आप वो चाकू अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए लेकर आए थे? मैं उसको मैंने वो चाकू कहाँ से? चाकू नहीं लाई थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एक मतलब घटिया गिरा हुआ आदमी, उसने मेरे पे झूठा केस किया है। वो तो मर जाए तो अच्छा है, वैसे मुझे उसी का मर्डर करना था, लेकिन नहीं किया मैंने। ठीक है, वो चाकू मैं ऐसे ही लाई थी खुद की नस काटने के लिए, मैंने काट ली थी। वो कहते हैं किसकी ज़िंदगी आगे जाके कैसा मोड़ ले ले पता नहीं चलता। प्रिया की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में सुनकर कुछ ऐसा ही लगता है। प्रिया के बारे में छानबीन करने पर यह पता चला कि वो राजस्थान के फालना में ही पली बड़ी थी। उसके पिता एक प्रोफेसर थे। प्रिया बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसके घर की दीवारें उसके लाए मेडल्स और अवार्ड से भरी रहती थी। वो बचपन से ही बहुत ज़िद्दी थी, इतनी ज़िद्दी कि अगर एक बार कोई चीज़ ठान ले तो उसे पाकर ही रहती थी। स्कूल के बाद पढ़ने के लिए जब प्रिया जयपुर आई तो शहर की चकाचौंध में खोने लगी थी। वो 50,000 80,000 के तो बस जूते ही पहनती थी। अपनी बढ़ती मेंटेनेंस को संभालने के लिए प्रिया, जो कभी एक होनहार स्टूडेंट थी, एक एस्कॉर्ट बन गई। उसने कुछ समय ये काम किया और फिर बाद में अपनी एस्कॉर्ट वेबसाइट खोल ली। यहाँ वो लोगों से सर्विस के पैसे लेती थी, पर उन्हें लड़कियां प्रोवाइड नहीं करवाती थी। हजारों लोगों को एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर प्रिया ने सालों तक ठगा है। उसके बाद अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ जयपुर का एक एटीएम तोड़ते हुए भी वो पकड़ी गई थी। उसे अरेस्ट किया गया, पर औरत होने की वजह से कुछ ही समय में उसे छोड़ दिया गया। एस्कॉर्ट सर्विस और एटीएम चोरी ही नहीं, प्रिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर झूठा रेप केस भी फाइल कर चुकी थी। उसने पहले कई बार अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके परिवार को मारने की धमकियां दी थी। हर बार वो पुलिस की गिरफ्त से निकलती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत थी। अगर प्रिया पर पहले ही कोई एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज दुष्यंत शर्मा जिंदा होता। प्रिया सेठ, दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया का केस 2018 से 2023 तक चला। नवंबर 2023 में कोर्ट ने इन तीनों को आखिरी बार अपनी बात कहने का अवसर दिया। प्रिया सुबक सुबक कर बस रोती रही, वो कुछ नहीं बोली। दीक्षांत मुंह लटका के खड़ा था और बस इतना बोला कि जवानी के जोश में उससे गलती हो गई, उस पर रहम किया जाए। लक्ष्य ने आखिरी बार तक एक ही बयान दिया कि उसका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं था, पुलिस ने उसे फंसा दिया है। आखिरकार कोर्ट ने इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब ये तीनों पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। इस केस से हम सबको एक बड़ी सीख मिलती है। प्रिया और दुष्यंत का रिश्ता झूठ की बुनियाद पर ही बना था। एक तरफ प्रिया दुष्यंत को ठगने के लिए उसे प्यार का झांसा दे रही थी, वहीं दूसरी ओर दुष्यंत कैजुअल डेटिंग की दुनिया को आजमाने के लिए विवान कोहली बनने का नाटक कर रहा था। हमें ये याद रखना चाहिए कि टिंडर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मिले लोगों से मिलना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर हमसे कौन क्यों बात कर रहा है, हम ये नहीं जानते। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर मर्डर और किडनैपिंग के केसेस बहुत ही आम हैं। कभी भी ऑनलाइन मिले किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। किसी से बातचीत करने से पहले उसका बैकग्राउंड पता करें और कभी किसी से मिलने के लिए किसी अनजान अकेली जगह पर बिल्कुल ना जाएं। ऐसी गलतियां भयंकर रूप ले सकती है और अंत दुष्यंत शर्मा की तरह हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। द ग्रिप को देखने के लिए धन्यवाद।